नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड या फिर जिसको हिंदी में बोलते हैं दिवालियापन कानून के बारे में आपको जानकारी देंगे। हम आपको कंपनी के दिवालियापन पर कानूनी जानकारी तो देंगे ही, हम में से कुछ लोग अपने जीवन के दौरान गंभीर व्यक्तिगत वित्तीय संकट का सामना करते हैं। अगर आप अपने व्यक्तिगत ऋण का भुगतान नहीं कर सकते तो आपके पास विकल्प है, आप दिवालियापन कानून की शरण में जा सकते हैं। इस नए दिवालियापन कानून के अंतर्गत किसी भी कंपनी को दिवालिया होने पर रोकने की कोशिशों पर खास जोर दिया गया, चाहे वो कंपनी हो या फिर एक व्यक्ति। अगर कंपनी दिवालिया होती है तो निर्णायक प्राधिकरण एक दिवालियापन आदेश पारित करता है और फिर कार्रवाई शुरू की जाती है। दिवालियापन कानून का मुख्य मकसद है कर्ज के बोझ तले कंपनी या व्यक्ति को कानूनी तौर पर राहत देना और कर्जदार को भी उसका पैसा वापस दिलाना। तो ये हमने कुछ जानकारियां बुनियादी तौर पर आपको दी। दिवालियापन कानून से जुड़े तमाम पहलुओं पर अब हम विस्तार से जानकारी लेंगे और विस्तार से आज हमारे साथ जुड़े हैं विशेषज्ञ और अधिवक्ता, कानूनी विशेषज्ञ और अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो दर्शकों, परमानंद जी आपको दिवालियापन कानून से जुड़े तमाम नियम कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। आप फोन नंबर फटाफट नोट करिए और अगर आपको लगता है कोई सवाल इससे जुड़ा हुआ है तो आप हमको तुरंत कॉल कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, राय ले सकते हैं। कंपनी के दिवालियापन पर कानूनी जानकारी आज हम लेंगे और हमारे फोन नंबर्स हैं 0120612793 012061279338। इस नंबर पर आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। कंपनी के दिवालियापन पर जो भी कानूनी जानकारी है, कोई सवाल आपका है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए सवाल जवाब के इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। परमानंद जी, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं चूंकि दिवालियापन जो कानून है उसको शायद उतनी गहराई से अभी हर कोई नहीं समझ पाता हो और आपके जरिए हमारे दर्शकों तक इसकी पूरी परिभाषा पहुंचेगी। तो यही सबसे पहले तो इसकी हम कानूनी परिभाषा पर ही गौर कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा समझाइए। देखिए रविंद्र जी, दिवालियापन का मतलब जैसे एक मोटे तौर पर यह होता है कि जब आदमी इतना कर्ज ले लेता है तो उस कर्ज का भुगतान नहीं कर सकता है तो उसको एक दिवालियापन करते हैं। मोटे तौर पर यह हो गया है कि आप मान लीजिए मेरी एक कंपनी है और उस कंपनी में 50 करोड़ या 100 करोड़ की जरूरत होगी और इतना हमने ले लिया है लोन कि वो 500-700 करोड़ रुपए ले लिए हैं और वो जरूरत पड़ी तो नहीं दे। अब 500-700 करोड़ की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि कंपनियां इन्हीं टर्म्स में बात करती हैं, करोड़ों के रूप में बात करती हैं, अब लाखों में बात नहीं करती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तमाम ऐसी कंपनियां आपने देखा होगा कि बनाते हैं, वो ले आते हैं और आए हैं और उन्होंने बिल्डर बना दिया है, कोई बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया है और इतना लोन ले लिया है, इतना कर्ज ले लिया है कि उस कर्ज का कहीं से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। जब वो भुगतान नहीं कर पाते हैं तो वो एक एप्लीकेशन लगाते हैं, प्रार्थना पत्र लगाते हैं कि उनको दिवालिया घोषित कर दिया जाए और दिवालिया घोषित करने के बाद उनको कुछ थोड़ी सी राहत मिलने लगती है। तो इदारे कंपनियां खुद दिवालिया घोषित करने के लिए जाती हैं। हालांकि दिवालिया घोषित होना एक तरह से कहते हैं कि एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि दिवालिया घोषित होने से तमाम सारी मजबूरियां आ जाती हैं और कंपनी को एक तरह का बदनामी मिलती है। इस नाते दिवालिया होना कोई अच्छी बात नहीं है, दिवालिया होना गलत बात है। लेकिन मोटे तौर पर आप यूं ही समझिए कि जब कोई कंपनी कर्ज के बोझ से इतना दब जाती है कि वो कर्ज की अदायगी नहीं कर पाती है तो इसको दिवालिया कहा जाता है। और अगर दिवालिया घोषित की जाती है कोई कंपनी तो इसको दिवालिया घोषित करने की परमानंद जी प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया यही है कि मान लीजिए कंपनी इतना बोझ कर्ज ले चुकी है कि वो कुछ नहीं भुगतान कर सकती है, कर्जदारों का बोझ इतना बढ़ गया हमारे ऊपर। तो अब हम क्या करते हैं कि हम एक एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट में ही दिवालिया के बनने के लिए कि हमको दिवालिया घोषित कर दिया जाए और दिवालिया घोषित करने के बाद वो कर्जदारों के बारे में दिया जाता है कि अगर कंपनी इस स्थिति में है कि कंपनी के एसेट्स
एसेट्स माने उसकी संपत्ति इतनी अधिक है जी। कि उसकी संपत्ति को बेच करके और कर्जदारों का कर्ज चुकाया जा सकता है, तो कोर्ट उस पर, या अभी तो बन गया है एनसीएलटी का कि अगर ये बनना जा सकता है तो उस पर एक ट्रस्टी को नियुक्त किया जाएगा, एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो उन संपत्तियों के बेच को कर देगा और बेचने के बाद उस संपत्ति से जो आमदनी होगी उससे कर्जदारों का कर्ज निपटाया जाएगा। अगर मान लीजिए ये स्थिति आ जाती है कि 50 करोड़ की कंपनी है और उस पर 100 करोड़ का कर्ज है, तो संपत्ति तो उसकी 50 करोड़ की हुई, 50 करोड़ में भी पूरा उस समय उसको नहीं मिल पाएगा क्योंकि एक डिस्ट्रेस सेल होगा और इस डिस्ट्रेस सेल में 50 करोड़ की संपत्ति वाली कंपनी को 35 या 40 करोड़ में ही अपनी संपत्ति को बेच देना होगा और फिर देनदारों की कर्जे को निपटा नहीं सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर वो प्रोराटा बेसिस पर माने एक आनुपातिक ढंग से कि किसका कितना और किसका पहले होता है खर्च, पहले देखा जाएगा कि इस व्यक्ति का कर्ज सबसे पहले दिया जाए और दूसरे जैसे कंपनी में कोई कर्मचारी लोग काम करते हैं, कर्मचारी लोग निश्चित तौर पर कमजोर वर्ग से आते हैं, कमजोर का मतलब वो शेयर होल्डर नहीं होते हैं, लेकिन वो उनकी स्थिति ये होती है कि वो बहुत ज्यादा समय तक वहां रुक नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा समय तक काम नहीं कर सकते हैं बिना पैसे के, तो सबसे पहले हक उनका होता है कि उनका हक दे दिया जाए और फिर उसके बाद में दूसरे कर्ज जो देने वाले हैं उनके कर्ज को निपटाया जाए। ये प्रक्रिया चलती है और इसके लिए एक पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का रूप दिया जाता है। क्या दिवाला और दिवालियापन के बीच में कोई अंतर है या एक ही है ये दोनों? जी, ये देखिए ऐसा है कि सामान्य तौर पर ये इसको इंटरचेंजेबल वर्ड की तरह से यूज करते हैं कि दिवाला निकल गया या दिवालिया हो गए। सामान्य तौर पर तो यही कहा जाता है कि ये हो गया है दिवालिया, लेकिन इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है कि एक इंसॉल्वेंसी का शब्द है और एक बैंकरप्सी का शब्द है। एक जब दिवाला निकल जाता है तो वो यह एक स्थिति आती है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, वो देने की स्थिति में नहीं रह जाता है, तब वो दिवाला माने वो उसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। जब दिवाला और दिवालियेपन में दोनों में यही फर्क होता है कि दिवाला निकलता है तो दिवाला जब हो जाता है, कोई कंपनी दिवाला हो जाती है तो दिवालियापन पहले आता है, दिवालियापन बाद में नहीं आता, दिवालियापन पहले आता है, फिर उसके बाद दिवाला की स्थिति आती है। तो दिवाला और दिवाला इंसॉल्वेंसी और इन बैंकरप्सी, जब कोई आदमी पूरी तरह से देने की स्थिति में कुछ भी न रह जाए तो वो हो गया बैंकरप्सी की स्थिति। और जब वो स्थिति आ गई कि इंसॉल्वेंट हो गया है, यानी वो कर्ज में डूब गया है लेकिन वो दे नहीं पा रहा है, तो वो एक इंसॉल्वेंसी की स्थिति है। दोनों में यही अंतर है, लेकिन आम तौर की बोलचाल की भाषा में आप जब देखेंगे तो लोग कहेंगे उनका दिवाला निकल गया या वो दिवालिया हो गए, दोनों एक ही तरह से, ये इंटरचेंजेबल वर्ड की तरह से यूज किया जाता है। बिल्कुल। आज हम जानकारी ले रहे हैं दिवालियापन कानून को लेकर। हमने अभी तक जाना कि आखिर दिवालियापन कानून होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और इसके साथ साथ ब्रेक से पहले हमने ये भी जाना कि दिवाला और दिवालियापन के बीच का अंतर क्या होता है, हमने समझने की कोशिश करी। परमानंद जी, ये कहा जाता है कि आईबीसी कानून में प्राथमिकता देनदार को भुगतान करने पर दी गई है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। ये जो कानून है आईबीसी जिसको आप कह रहे हैं, ये इसके तहत सबसे पहला चीज होती है कि जो देनदार है उसका भुगतान कर दिया जाए जी। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है और मैंने उसका, अब 1 मिनट में छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मुझे एक फ्लैट खरीदना है जी। और फ्लैट खरीदने के लिए हमने और 150 लोग मिलकर के उन्होंने फ्लैट के लिए पैसा जमा किया है। कंपनी दिवालिया घोषित कर दी गई अपने को, तो सबसे पहला हक किसका पड़ेगा? मैंने अपने गाढ़े पसीने की कमाई लगाई है और सबसे पहला तो हक मेरा बनता है, मेरा माने मेरे जैसे लोगों का हक बनता है कि वो पहले उनका भुगतान किया जाए। अगर उनका भुगतान नहीं किया जाएगा तो किसका भुगतान किया जाएगा? वो कंपनी और जगहों से लोन ले लेती हैं तो उनका मान लीजिए देरी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का जिसने वो कर्ज दिया है, वो जिसने उसको कर्ज दे करके और उस बिल्डिंग को खड़ा करवाया है, उसका पहला हक होता है। सबसे पहला हक तो वास्तव में ये होता है कि जो एम्प्लॉय काम करते हैं,
कहते हैं कि उनका फर्स्ट राइट होता है, पहला अधिकार उनका होता है कि एम्प्लॉइज को दिया जाना चाहिए। लेकिन एम्प्लॉइज के बारे में क्या करते हैं, आजकल की स्थिति आ गई है कि कंपनी अगर दिवालिया हो जाती है तो ये कहती है कि नहीं, आपकी तनख्वाह हम कम कर देते हैं, या आपके काम के घंटे कम कर देते हैं, या काम के घंटे बढ़ा देते हैं, उसी अनुपात में आपके काम कर दिए जाते हैं। तो सबसे जो यहाँ पर वल्नरेबल क्लास है, जो सबसे ऐसा तबका है जो सबसे कमजोर तबका माना जाएगा, वो कर्मचारी का है। तो पहला हक जो नियम के अनुसार ऐसा है कि वो सबसे पहले को दिया जाए। लेकिन उसके बाद जो कर्ज देने वाले लोग होते हैं उनको कर्ज की उनकी अदायगी की जाए, यही इसका नियम है और इसी के आधार पर ये कानून बनाया गया है। एक बात और देखी गई है कि दिवालियापन कानून से जो बैंक के वे कर्जदार जो कि भारी रकम वाले लोन वापस नहीं करते थे, उन पर शिकंजा कसा है। ये थोड़ा सा विस्तार से बताएं, इसको लेकर क्या चीजें हैं। निश्चित तौर पर उन पर ये शिकंजा कसा है। अभी तक क्या होता था कि वो बैंक से लेकर के कर्ज लेकर के और लापता हो जाते थे। और फिर मैं आपको बताऊं, मैं एक छोटा सा केस मैंने अभी किया है एक जन का, कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी जिसने उसके यहाँ कम से कम 400 एम्प्लॉइज काम करते थे और अच्छी सैलरी पाते थे। अब वो जब हुआ तो वो किराए के मकान से लेकर के वहां पर वो कंपनी चलाते थे, और जब वो आ गई स्थिति की नहीं, ये कंपनी बंद होने के कगार पर दिवालिया होने लगी, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए और हमारी कंपनी को आप बेच दीजिए। कंपनी को बेचने को उसमें कुर्सी और कंप्यूटर के अलावा कुछ मिला ही नहीं, कुर्सी मेज कंप्यूटर और किराए पर मकान पर चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में होगा कि वो कंपनी ज्यों का त्यों दूसरी जगहों पर लगा करके और दूसरी जगहों पर करके अपने उनके शान शौकत में कोई कमी नहीं आई, लेकिन भुगतने वाले लोग, जो कर्ज देने वाले लोग थे वो, और जो कर्मचारी थे वो भुगतने वाले लोग हो गए। अब ऐसी स्थिति में आ गया है कि नहीं, आप जो कर्ज देंगे, आपको कर्ज देने के बाद जब स्थिति आएगी कंपनी के बंद करने के लिए, तो वह व्यक्ति न केवल वो कर्ज देगा बल्कि उसकी संपत्ति के अनुरूप उसको कर्ज मिलेगा और वो उसके विस्तार का भी वही हक मिलेगा। और उसके साथ ये भी होगा कि अगर यो दे नहीं पाता है, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो भगोड़ा नहीं होगा और उसको जेल जाना पड़ेगा। लाइसेंस प्राप्त दिवाला ट्रस्टी को लेकर भी अक्सर चर्चा होती रहती है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं, ये क्या है। हाँ, ये लाइसेंस प्राप्त दिवाला जो होता है, ट्रस्टी जो होता है, कई ऐसी कंपनियां होती हैं जिनको एक लाइसेंस मिला होता है कि वो एक लिमिट तक वो ले जा सकती हैं, आगे बढ़ा सकते हैं उस चीज को, मामले को। तो उसमें ट्रस्टी जो नियुक्त किया जाता है वो इस चीज को देखता है कि सरकार से या और अन्य साधनों से, बैंकों से, किसी तरह से उसका एक लाइसेंस है कि जिसको वो ले करके और वो कर्ज को भरपाई कर सके। ये उसका उद्देश्य ये होता है, उनके लिए लाइसेंस मिलता है और उस लाइसेंस का उपयोग वो केवल कर्ज की अदायगी के लिए लग सकते हैं, कंपनी को बढ़ाने के लिए लग सकते हैं। ये उनका कार्य होता है, ये इनकी स्थिति बनती है। कई लोग ऋण सलाहकार भी रखते हैं, तो ये ऋण सलाहकार क्या होता है, कौन होते हैं ये? देखिए, ऋण सलाहकार हर कंपनी ज्यादातर रखती है। तो कंपनी, ज्यादातर कंपनियां ऋण सलाहकार वो ये रखते हैं कि बैंक से कैसे कर्ज लिया जाए और किस कम से कम कर्ज लिया जाए और कैसे इसका उपयोग किया जाए। वो ऋण सलाहकार वो जो होते हैं वो एक तरह के एडवाइजर का काम करते हैं। एडवाइजर तमाम कंपनियों में ढंग से रखे जाते हैं कि वो लेते हैं और लोन कहाँ से लिया जाए, कर्ज कहाँ से लिया जाए, कर्ज लेने के और कर्ज अदायगी के क्या तरीके अपनाए जाएंगे, वो उसी का काम करते हैं। और ये इनकी स्थिति होती है कि थोड़ा इसके बारे में उनको जानकारी होती है, कॉमर्स के बारे में और कंपनी के बारे में जानकारी होती है, उन्हीं लोगों को इस पर नियुक्त किया जाता है। परमानंद जी, लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर मान लीजिए कोई दिवालियापन की कोई घटना सामने आ गई या किसी के साथ इस तरह की घटना हुई, तो वो कहाँ जाएं, किस अदालत में जाएं। तो ये भी थोड़ा सा बताइए कि दिवालियापन की जो सुनवाई है वो किस अदालत या ट्रिब्यूनल में होती है। देखिए, अब तो 2016 के बाद जब से आईबीसी कानून ये आया है, तब से की स्थिति आ गई है कि ये एनसीएलटी हो गया है, ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो गया है। अब ये लोग वहीं पर जाते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आप इस चीज को रखते हैं कि देखिए हमारा इतना कर्ज है और हमारे से कर्ज लिया है, क्रेडिट पर इतना पैसा लिया है कंपनी ने और आज तक हमको वापस नहीं कर रहे और वापस करने में आनाकानी कर रही है। तो
पहले तो कोर्ट में जाते थे, अब जी। कोर्ट में न जा करके सीधे हम ट्रिब्यूनल में जाते हैं और ट्रिब्यूनल ही इस चीज को समझौता कर बता देता है। ट्रिब्यूनल ही कई बार आर्बिट्रेटर नियुक्त कर देता है, कई बार अपने ढंग से उस चीज को सुलझा देता है। और जब वहां से भी ट्रिब्यूनल से भी कोई व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है तो एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाता है। दो ही इसके क्षेत्र रह चुके हैं, एक वो तब वो NCALT में जाता है, वो एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाता है। वहां पर एपेलेट ट्रिब्यूनल में जो फैसला हो जाता है उस फैसले को मानना ही पड़ता है। अक्सर कोई इंसान भी अगर कर्ज लेता है तो उसको रेटिंग दी जाती है परमानंद जी। तो दिवालियापन घोषित होने के बाद कंपनियों को भी इससे पहले रेटिंग दी होती है, क्रेडिट रेटिंग जिसको हम बोलते हैं। तो जब दिवालियापन घोषित हो जाती हैं कंपनियां, उसके बाद इनकी क्रेडिट रेटिंग का क्या होता है? दिवालियापन घोषित हो गई तो क्रेडिट उसका रेटिंग जो है वो बहुत खराब हो जाती है। और जैसे इंसॉल्वेंट अगर कंपनी है, आपने अभी देखा होगा शुरू में कि दिवाला और दिवालियापन की स्थिति में आ जाती है, तो अगर वो इंसॉल्वेंट है स्थिति उसकी, तो वहां पर उसकी क्रेडिट रेटिंग फिर ठीक से हो सकती है अगर वो उसका सुधार ले जाए तो। लेकिन अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, एक तरह से पूरी तरह से दिवाला उसका चुका है, तो उस कंपनी की रेटिंग बहुत खराब हो जाती है। उसको बैंक से कर्ज मिलने में बहुत ही दिक्कत होती है, जब तक ये न संतुष्ट कर ले जाए कि नहीं हमारी ऐसी स्थिति अब ये हो गई है कि हम लेनदारों के सबके कर्ज निपटा सकते हैं। तो उस क्रेडिट बैंक की क्रेडिट रेटिंग होती है, उस रेटिंग के हिसाब से वो इतनी खराब हो जाती है कि फिर वो कहीं भी लोन या कर्ज लेने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए, चाहे दिवालिया हो चाहे दिवालियापन हो, दोनों में ही स्थिति आ जाएगी कि क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया परमानंद जी, तमाम जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लीगल हेल्पलाइन में फिर एक नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लेकिन लगातार जारी रहेगा, जुड़े रहिए हमारे साथ।